हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सहकारिता विभाग परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एएमएल क्या है, किस रूप में है, किस प्रकार भ्रष्टाचार को ये रोकता है, किस प्रकार अवैध पैसे को वैध बनाने से और वैध बनाते हैं जो भ्रष्टाचारी लोग, उन पर कैसे लगाम लगाता है, इस सारी चर्चा पर हम लोग चर्चा करेंगे। नाम ही है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। यहाँ पर तो कैसे उत्पन्न हुआ, कहां से उत्पन्न हुआ, भारत में इसके लिए क्या क्या प्रावधान है, इस सारी चीज को हम लोग देखेंगे जो परीक्षा उपयोगी होगा और आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बात किया जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में माफिया समूह से उत्पन्न हुई थी और माफिया समूह ने जबरन वसूली, जुआ इत्यादि में भारी मात्रा में कमाई की और इस पैसे को वैध स्रोत रूप में दिखाया। माने एक पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये बन जाता है कि उत्पत्ति कहां हुई इसकी। तो पहली उत्पत्ति हुई ये अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ये माफिया ग्रुप द्वारा होता था। जे गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, भारत में भी होते हैं, यहाँ पर नेता लोग होते हैं जो जो पैसा होते हैं उसको किस प्रकार वैध अवैध पैसा को वैध में कैसे इन कन्वर्ट करते हैं, ये है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का खेल यहाँ पर चीजों में। तो यही जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा इसी को बताया जाता है, इसी को पकड़ा जाता है, इसी में लगाम लगाया जाता है। जो ईडी का जो प्रकोप है ना, जगह जगह छापा पड़ रहा, ये इसी का है। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का ही एक वो है, क्या बोलना चाहिए, पकड़ने का एक साधन है ईडी, जो इस प्रकार करप्शन को, इस प्रकार भ्रष्टाचार को रोक लगाती है। 1970 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने बैंक गोपनीयता अधिनियम बीएसए की स्थापना की, तब वह मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून बनाने वाला पहले देशों में से एक था। मैंने पहला देश कौन था? तो 1970 में कौन सा कानून बना था अमेरिका में? बीएसए कानून बना था। इसके बाद और हम लोग आगे बढ़े तो यहां पर आते हैं 1989 में कई देशों और संगठनों ने ग्लोबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ का गठन किया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका मिशन मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को तैयार करना और बढ़ावा देना था। माने एक देश में तो नहीं हो रहा, अपने देश का पैसा स्विट्जरलैंड में डाल देते हैं, स्विट्जरलैंड के बैंक में कर देते हैं, कहीं और दूसरे बैंक में कर देते हैं, वहां के जमीन खरीद लेते हैं यहाँ का पैसा को। ये सब रोकने के लिए बहुत सारे देशों ने एक और बनाया था जिसको एफएटीएफ कहा गया या ग्लोबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाया गया था, जो 1989 में बना। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कब ये बना था। अब हम लोग ये देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, क्या है ये सब चीजें। वैसे तो समझ गए होंगे कि क्या है इसमें, फिर भी एक डिटेल से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में परिवर्तित करना। नेताओं के पास कहां से आया, चंदा कहां से आया, किस प्रकार लिए हैं, किस प्रकार भ्रष्टाचार किए हैं। कोई आदमी जैसे 50,000 रुपए तनख्वाह है और वो महीने का लाखों रुपए कमा रहा है और लाखों रुपए उसके पास कहां से आए, इनको कैसे परिवर्तित करोगे। तो यही है कि पकड़ने का एक है काले धन को वैध रूप में कैसे उन लोग परिवर्तित करें। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों में निवेश में लगाया जाता है कि जांच करने वाली एजेंसी को भी धन के मुख्य स्रोत का पता लगाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जो व्यक्ति इस प्रकार धन की हेराफेरी करता है उसे लाउंडर, द लाउंडर कहा जाता है। विदित हो कि पैसे की लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में 3 चरण शामिल होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन गया कि जो इस प्रकार हेरा फेरी करता है उसे क्या कहा जाता है? तो लाउंडर कहा जाता है। कितने प्रक्रिया शामिल होते? 3 प्रक्रिया शामिल होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग और एकीकरण। इसको भी देखना, प्लेसमेंट क्या है, लेयरिंग क्या है, एकीकरण क्या है। तो पहले जो अगर हम बात करें प्लेसमेंट की बात करें, ये प्लेसमेंट क्या होता है? तो हम यहां पर पाते हैं पहले चरण का संबंध जो है नकदी के बाजार में आने से होता है। इसमें लाउंडर अवैध तरीके से कमाए गए धन को वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंकों या अन्य प्रकार के औपचारिक या अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों में नगद के रूप में जमा करता है। माने उसके पास जितने अवैध पैसा है उसको वैध बनाने के लिए देखो कुछ ना कुछ शो करेगा। बताऊंगा इसमें कैसे शो करेगा वो। मैंने यहां पर बैंक में जमा करेगा पैसा, तो भाई इतना पैसा आप लाए हो, मैंने साल में आपने 50 लाख रुपए लाया, जबकि आपका आय भी तो 50 लाख जमा करोगे, तो बताएगा, पूछेगा ना बैंक, भैया कहां से लाए हो ये पैसा।
तो आपको स्रोत बताना होगा ना, कहां से मैंने लेके आया। उस स्रोत को इन लोग खोजते हैं और यही है एंटी मनी जो होता है, लॉन्ड्रिंग होता है, यही होता है। और स्रोत बताता है। सबसे पहले आप जो वैध करने के लिए जमा करो, और बताना कैसे होगा बताऊंगा उस चीजों में कि कैसे कैसे इन लोग काम करते हैं। तो पहला होता है प्लेसमेंट, में धन को वित्तीय संस्थानों में क्या करो, जमा करो। दूसरा होता है, फिर होता है लेयरिंग का काम होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा चरण लेयरिंग अर्थात धन छुपाने से संबंधित होता है। इसमें जो लाउंडर होता है, मतलब जो जमा करने वाला होता है, जो वास्तव में भ्रष्टाचारी है, जो लाउंडर लेखा किताब बुक ऑफ अकाउंटिंग में गड़बड़ी करके, अन्य संदिग्ध लेन देन करके अपनी असली आय को छुपा लेता है। लाउंडर धनराशि को निवेश के साधनों जैसे बॉन्ड, स्टॉक, ट्रेवलर्स चेक या विदेशों में अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। यह खाता अक्सर ऐसे देशों के बैंक में खोला जाता है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियानों का सहयोग नहीं करती। बहुत पैसा है भारतीय बैंकों में, आप नहीं जमा कर सकते तो स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा कर दो ना। स्विट्जरलैंड के एक ऐसा बैंक है जहां पर आपको कोई भी पूछा जाएगा ना, हमारी इंक्वायरी होती है। आप देख रहे हैं तो अधिकांश नेता लोग जो फालतू पैसा होता है, एक्स्ट्रा पैसा होता है, तो ऐसे बैंकों में जमा करते हैं जहां वो हमारा सहयोग नहीं करती, जहां पर बताती नहीं, उसका नाम उजागर नहीं करती। तो स्विट्जरलैंड का बैंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने बैंकों को जमा कर दो, क्लियरिंग बैंक यहाँ पर आ जाता है। तो ये खाता अक्सर यहाँ पर होता है, तो होता मनी को खपाना, पैसे को छुपाना या गड़बड़ी करना। तो यहाँ पर खाता को गड़बड़ करके करता है। दूसरा जो काम हो जाता है, लेयरिंग का काम आ जाता है। अब आपने डाल दिया, जैसा भी किया, तो आपको फिर उस पैसे को आपको चाहिए, जमा नहीं करना, मेरे को उपयोग करना है उसको, पैसों को फिर सदुपयोग का घूम के मेरे पास आना चाहिए वो पैसा। मैं क्या करूं, तो फिर एकीकरण करोगे। एकीकरण करने के लिए फिर आप ये करोगे पैसा। एकीकरण मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है, जिसके माध्यम से बाहर भेजा गया पैसा या देश में खपाया गया पैसा वापस लाउंडर के पास वैध धन के रूप में आ जाता है। ऐसा धन अक्सर किसी कंपनी में निवेश, अचल संपत्ति खरीदने, लग्जरी सामान खरीदने आदि के माध्यम से वापस आता है। तो मैंने एक चीज, तीन चीज इसमें पाया जाता है। मैंने तीन चीज आपको दिमाग में रखना है। पहले मैंने कहा इसमें आता है प्लेसमेंट, बैंक को जमा करना, फिर लेयरिंग करना, यहाँ पर फिर एकीकरण। प्लेसमेंट पे बैंक के अन्य प्रकार में जमा करना, लेयरिंग मैंने उसको तोड़ मरोड़ करना, छुपाना, मैंने किस प्रकार आय असली कागजात का जगह गलत कागजात, स्टॉक बैंक या कुछ भी करके आपको उसको ओरिजिनल बनाना है। तो ये लेयरिंग कहलाता है कि मैंने जो गलत धन को असली धन में छुपाने के लिए आप जो तोड़ मरोड़ करते हो किताबों में, अकाउंटिंग में, वो लेयरिंग के अंतर्गत आ जाता है। और तीसरा आ जाता है एकीकरण, और वो पैसा फिर आपके पास जो लौट के आता है खर्चा पानी के लिए, वो फिर एकीकरण हो जाता है। तो कौन कौन से और साधन अच्छे से समझाऊं, तो मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल हो जाती है। तो देखो, एक है मनी लॉन्ड्रिंग करने कई तरीके हो सकते, जिसमें एक सबसे अहम है फर्जी कंपनी बनाना। मैंने एक फर्जी कंपनी बना लिया जाता है, कंपनी किसी के नाम भी बना दिया गया, कंपनी का अस्तित्व वास्तव में होता नहीं, वो केवल कागज में होता है। और फर्जी कंपनी बना के लोग लोन ले लेते हैं, लोन लेके पूरा काम करते हैं। मैंने लोन लिया और लोन लेके मैं पटा रहा हूं उस चीजों में, इस प्रकार का पैसा खपा दिया जाता है। जब कोई चेक करने आए तो गलत कागजात शो कर दिया, और शो करके इस प्रकार कर दिया। तो बहुत सारे लोग ये रहते हवा में बनाते हैं फर्जी कंपनी, और फर्जी कंपनी बना के शो कर देते हैं यहाँ पर, और लोन ले लेते हैं, लोन के द्वारा इस प्रकार काम करते हैं। एक और होता है मनी लॉन्ड्रिंग के अन्य तरीकों में शामिल है किसी बड़े मकान, दुकान या माल खरीदना, लेकिन कागजों पर उसकी कीमत को कम दिखाना। माने वो अगर वास्तव में 25 लाख का है तो उसको 10 लाख बता देना, वो 1 करोड़ का है तो उसको 20 लाख बता देना, और 20 लाख करके खरीदना। इस प्रकार टैक्स का पूरा पूरा चोरी करते हैं। एक अन्य तरीका में मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब लाउंडर कई माध्यमों से अपना धन ऐसे देशों और बैंकों में जमा करता है जहां उसके खाते में जांच का अधिकार किसी अन्य देशों के सरकारों का नहीं होता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपका स्विट्जरलैंड में। इसके बाद एक चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग माने इस अक्सर स्पर्मिंग के रूप में जाना जाता है। स्ट्रक्चरिंग को स्मार्फिंग के रूप में जाना जाता है। यह प्लेसमेंट की एक विधि है। इसको तरह नकदी को छोटी छोटी जमा राशियों में बांट दिया जाता है। अब इसको ऐसे समझ लो यार, आपको मालूम है कि बैंक में आप जमा करोगे, अगर 50,000 रुपए आप जमा करते हो तो आपसे पैन कार्ड मांगता है। पैन कार्ड बोलेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर लिखो। तो आप 50,000 क्यों जमा करते हो? 49,900 जमा करो ना। 49,900, अगर 49,990 रुपए भी जमा करोगे, एक कम कर दो ना,
तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर पैन कार्ड की। तो ये कुछ तरीके होते हैं। प्लस ज्यादा रकम ना देके उसको बहुत सारे रकमों में बांट दो, जिसमें उसको पकड़ जाने की जो बहुत सारी विधियां हैं वो तो चार्टर अकाउंट लोग और बता देते हैं। चार्टर अकाउंटेंट होगा तो मस्त बताता रहेगा कि ये काम करो ये बचेगा, ये काम करो वो बचेगा। वो तो उसी दुकान खोल के रखे हैं, उसके लिए फीस लेते हैं, गाड़ी फीस, और तुम्हारा जो वो कमाई है, भ्रष्टाचार कमाई, उसको खपाने का तरीका मस्त बताते हैं। तो मैंने कहा कि स्ट्रेचरिंग होता है, इसमें स्मार्फिंग के रूप में जाना जाता है। यह प्लेसमेंट का एक विधि जिसके उधर नकदी को छोटी छोटी जमा राशि में बांट दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग काले धन को वैध बनाए जाने के संदेह को मात देने और काले धन को वैध बनाने के खिलाफ सूचना की आवश्यकताओं को बचाने के लिए किया जाता है। व्यापार आधारित लॉन्ड्रिंग होता है, धन के आवागमन को छिपाने के लिए चालानों को कम या अधिक करके तैयार कर लेते हैं। कैसीनो भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है। आपने जो होता है क्रिप्टो करेंसी करके सुना होगा, क्रिप्टो, बहुत लोग क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे थे। ये भी एक अच्छा माध्यम, क्रिप्टो करेंसी में फंसा दे रहे थे और फंसा देने के बाद उसका पैसा निकाल ले रहे थे। अपना आज यहाँ फंसा है कल निकाल ली, हमको कहां से मिला? क्रिप्टो करेंसी के द्वारा मिला। तो ये भी एक तरीका था। कैसीनो खेल के, जुआ खेल के भी, जुआ में हम पैसा लगाते हैं और उसको भुना लिया जाता है। मैं कई व्यक्ति नकदी के साथ कैसीनो या घुड़दौड़ ट्रैक में प्रवेश करना, चिप्स खरीदना, कुछ देर के लिए खेलना और उसके बाद अपने चिप्स को नकदी बदल लेना, जिसके लिए उसे उसे एक चेक जारी किया जाता है। मैंने इस प्रकार के बहुत सारे वो है तरीके हैं जिसके द्वारा इन लोग अपने को वैध, मैंने अवैध पैसे को वैध बनाते हैं। अब आता है भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कानून कौन सा था? तो कौन लाया गया? तो धन संशोधन निवारण अधिनियम। यहाँ पर आया प्रिवेंशन ऑफ ए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया। तो पहला क्वेश्चन बन जाता है कब लाया गया? तो 2002 में आया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहाँ है? 2002 में। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में अधिनियमित किया गया था और इसे 2005 में लागू किया। हालांकि सुधार होता रहा, संशोधन हुआ, लास्ट में 2012 तक संशोधन हुआ। 12 के बाद ये लागू हुआ असली रूप में। लेकिन पहले जो क्वेश्चन पूछेगा पहले कब बना? तो 2002 में बना। और लागू कब हुआ था? तो 2005 में। संशोधन के साथ बता दूं, ये 2012 में फिर इसको संशोधन कर दिया गया और संशोधन 3 बार हुआ। 9 में हुआ, फिर शायद तक 10 में हुआ, फिर सीधा 12 में हुआ। ये संशोधन कर करके लागू हुआ गया। तो ये कानून का मुख्य उद्देश्य काले धन को सफेद में बदलने की प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना है। यहाँ पर है पीएमएलए का उद्देश्य क्या है? तो पीएमएलए के मुख्य उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, अवैध गतिविधियों, आर्थिक अपराधों, काले धन के उपयोग को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे प्राप्त संपत्ति को जब्त करना, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अन्य प्रकार संबंधित अपराधों को रोकने का प्रयास करना। और मतलब है कि पीएमएलए के अंतर्गत अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण प्रवर्तन निदेशालय, इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट, ईडी है। बहुत ज्यादा ईडी छाया हुआ है और जब देखो नेताओं के घर में छापा मार रहा है। यहाँ पर तो बहुत आपने सुना होगा ईडी ईडी ईडी, यही ईडी है जिम्मेदार, जो प्राधिकरण प्रवर्तन निदेशालय के जिम्मेदार जो है प्राधिकरण प्रवर्तन निदेशालय, इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट, ये ईडी याद रखना। तो अपने पास आता है कि ईएमएलए के अंतर्गत आने वाले अपराध क्या है? तो इस अधिनियम के अनुसूची में ये भाग ए, भाग बी और भाग सी में अपराधों को उल्लेख किया गया। भाग 1 में निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले अपराध शामिल है: भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, नार्कोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम है, पुरावेश और कलाकोष अधिनियम, ट्रेडमार्क अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, कॉपीराइट अधिनियम है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ये सब आते हैं। भाग बी में वे अपराध शामिल है जिनका उल्लेख भाग 1 में ए में है, लेकिन वे अपराध 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक मूल्य के हैं। और भाग सी में ट्रेड बॉर्डर अपराध शामिल है, मैंने जो व्यापार बॉर्डर के बाहर किया जाता है वो भी शामिल इसके अंतर्गत किया गया है। तो पीएमएलए के तहत दंड का प्रावधान भी किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न कार्रवाइयां शुरू की जा रही, जैसे अपराध के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति और रिकॉर्ड का आदि को जब्त कर लेते हैं। धन शोषण का शोधन के लिए अपराध है कम से कम 3 वर्ष का कठोर कारावास, जिसमें 7 वर्ष के तक बढ़ाया जा सकता है। 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी है। साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 3 वर्ष से 7 वर्ष हो सकता है, 3 वर्ष तक कठोर कारावास है, 7 वर्ष भी बढ़ाया जा सकता है। यदि धन शोधन अपराध के साथ साथ नार्कोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 से जुड़े अपराध भी शामिल है, तो जुर्माने के साथ 10 साल तक सजा हो सकती है। अगर बोला जाए तो वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग
को रोकने के लिए दुनिया के कई देशों ने FATF बता चुका हूं नामक संगठन भी बनाया। मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा टैक्स चोरी के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इससे सरकार को आर्थिक क्षति होती है, इसलिए सरकारी नजर में यह गलत कार्य माना जाता है। भारत में सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी नामक संगठन बनाया है। इसमें आर्थिक अपराध विशेषज्ञ शामिल है। यह संगठन गोपनीय तरीके से जानकारियां एकत्र कर समय समय पर छापेमारी करती है, पकड़े जाने पर रुपए जब्त करती है, आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करती है। अभी तो ईडी के नाम से सब नेता लोग बहुत ज्यादा थर थर कांपते हैं, यह आपने सुना होगा। ईडी यहाँ पर छापा मारी, वहां पर छापा, पर जितने ऑफिसर है, जितने यह इससे तो कांपते हैं, ये बोला जाए तो पूरा भूत है उनके लिए। ईडी ईडी अब पूरा मोदी के समय में ये जा रहा है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।